जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं धीरज राठौर मेरे डिफेंस एनसीसी चैनल में। तो मैं जैसा कि आपको बोला था कि सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए आपसे मैं बात करूंगा, उसके क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो मैं क्वेश्चन पेपर साथ में आंसर शीट जो एज यूजुअल आता है कैसा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप इसे देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कि नोट डाउन कर सकते हैं, जैसा आपको जो करना कर सकते हैं। लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो कि पहले एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और ऑफिशियल आंसर शीट भी आपके सामने मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। दोस्तों हम पहले बात करते हैं सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं कि सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन है तो ये आपकी सिर्फ सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में ही काम आएगा, ये बी में भी काम आ सकता है, ए सर्टिफिकेट में भी काम आ सकता है। क्योंकि एनसीसी का सिलेबस तो सबका लगभग सेम होता है और बुक भी एक ही होती है, जैसा आप सभी को नॉलेज है इसके बारे में। तो आप सभी को इसके लिए देखना है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले किससे। जो ये एनसीसी का एग्ज़ाम है सी या बी का, दोनों का टोटल 500 नंबर का होता है, सबको पता है, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट में बटा होता है, प्रैक्टिकल थ्योरी। तो प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है 150 यानी 150 के आसपास का मार्क्स होता है। और थ्योरी होता है अपना 350 यानी कि 350 के आसपास का क्या होता है, थ्योरी मार्क्स होता है। उसमें भी दो भाग बटे होते हैं। थ्योरी में क्या होता है, जो पहला होता है कॉमन सिलेबस होता है, वो होता है 245 नंबर, तो यानी कि 250 के आसपास का होता है कॉमन सिलेबस। और 105 या 100 नंबर के आसपास का होता है आर्मड फोर्सेस के अंतर्गत। जैसे कि हमारा आर्मड फोर्सेस में आता है मैप रीडिंग, एफसीपीसी, ड्रिल, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आर्मड फोर्सेस में आते हैं। और कॉमन सिलेबस तो आपको पता ही है। अगर आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे लिंक पे जाइए, चैनल के बायो में जाइए और उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर जैसा चाहें आप वैसा मिल सकता है, ठीक है। तो आप सिलेबस भी देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट मैंने वहाँ पे कवर किए हैं सिलेबस के साथ, ठीक है। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों जो ये पीडीएफ का अरेंजमेंट है थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पे नंबरिंग में ध्यान मत दीजिएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन में ध्यान देना है। हमारा यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जो कॉमन सिलेबस का है। हमने बताया आपको टोटल मार्क्स 245 का है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। सबसे पहले इन गार्ड माउंटेनिंग एनसीसी कैडेट स्टैंड इन, कितने लाइन में खड़े होते हैं। तो गार्ड माउंटेनिंग के दौरान एनसीसी कैडेट कितने लाइन में खड़े रहते हैं, आंसर देखिए 2 लाइन में, है ना। तो उसके बाद धीरे चलने में कदम की लंबाई कितनी होती है, 30 इंच की होती है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ऑफिशियल आंसर शीट है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा कौन सा क्वेश्चन है, ड्रिल की बुनियादें लिखो। कौन कौन सी होती हैं आपको पता है ड्रिल की बुनियादें, मूवमेंट, ड्रैगिंग फीट, रोटेशन फिंगर्स विद इन बूट, रोलिंग आइज यानी कि हरकत करना, पाँव को घिसटते चलना, बूट के अंदर उंगली हिलाना, आंखें घुमाना इत्यादि। अपन देखते हैं ये कितने, अगर 4 मार्क्स में आएंगे तो आपको आंसर ऐसे ही लिखने हैं, यानी कि पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं। आपको थ्योरी नहीं छाप देना है कि आप कुछ भी लिख के आ जाइए, आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, पॉइंट वाइज नंबर मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तीसरा नंबर में हम देखते हैं व्हाट आर द एम्स मूव्स मोटिव जो है ऑफ ड्रिल, ड्रिल के उद्देश्य या मकसद क्या है। तो क्या क्या मकसद होते हैं, आप कई लोग क्या गलती करते हैं, उद्देश्य में लिख के आते हैं एम को, यानी एम क्या है, एकता और अनुशासन, इसको ध्यान देना है आपको। 4 नंबर का है तो यहाँ पे कितने प्रकार बताए हैं, यहाँ पे ए बी सी डी एफ जी 7 प्रकार बताए हैं दोस्तों। तो आप इसमें से कोई 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें 4 लिखेंगे तो आपको 4 नंबर पूरा मिलेगा। इसमें 7 इसलिए बताया है कि 7 होते हैं और भी ज़्यादा होते हैं, कितना भी होते हैं, लेकिन जितने नंबर पूछे हैं उतने आपको लिखने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ बेसिक ऑफ डिसिप्लिन, इट टीचेस टीम वर्क, टू ओबे द ऑर्डर्स एंड रिस्पेक्ट, है ना। तो आपको ऑर्डर को मानना है, आज्ञा का पालन करना है उनके सीनियर्स के कमांड के, है ना। उसके बाद अपन सी में देखते हैं ड्रिल टीज कमांड, ड्रिल जो है आपको कमांड सिखाती है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ कंट्रोल करना सिखाती है, किन के द्वारा, एनसीओज और जेसीओज के द्वारा, नॉन कमीशन ऑफिसर और जूनियर कमीशन ऑफिसर के द्वारा। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप करना है, करेक्ट वियरिंग ऑफ ड्रेस, ड्रेस पहनने का क्या तरीका है, टॉकिंग वॉकिंग चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका, सब ड्रिल के पार्ट हैं, इन सब चीज़ों को बताता है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या देखते हैं, ये ड्रिल सोर्स मोरल ऑफ यूनिट एंड कंटीजेंट। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा इतना हो गया 4 मार्क्स के लिए, कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, मैंने कहा अरेंजमेंट थोड़ा आगे पीछे है, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं अपन, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, हाँ ये 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, लिस्ट मेन रिलीजियस ऑफ इंडिया, है ना। तो भारत के मुख्य धर्मों के नाम क्या क्या हैं, तो मुख्य धर्मों के क्या क्या नाम है, इसमें 6 मार्क्स का क्या, 6 क्वेश्चन 6 लिख देंगे, हिंदुज़म, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म, ठीक है, सिख।
10वां क्वेश्चन देखते हैं, अनेकता में एकता भारत की विशेषता से क्या समझते हैं? तो भौगोलिक एकता, धार्मिक एकता, राजनीतिक एकता, भाषा एकता, संसदीय एकता, भाषाभूषण एकता, है ना। आगे क्या है, 11वां नंबर है लघु विवरण कीजिए, यानी कि जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है 1857 की जो स्वतंत्रता मतलब जो भी आंदोलन था आपका 1857 क्रांति, सबको पता है, मंगल पांडे जो सबसे पहले शहीद हुए थे। और दूसरा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में गांधी जी ने किया था 1942 में, उसके बारे में आप देखते हैं आपके हिंदी के जो प्रेसी होती है यानी कि एनसीसी के उसमें लिखा होता है दोस्तों। तो इसके बारे में जो डिटेल वाले आंसर है उसको आपको इसमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन आप उसमें जाके ढूंढ करके लिख सकते हैं। 6 मार्क्स का है तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, 6-7 लाइन लिख देनी है, उतने में आपको मार्क्स पूरा मिल जाना है। ठीक है दोस्तों, लघु विवरण वैसे भी इसने बोल चुका है, यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके बाद अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट ऑफ एनी 4 टाइप्स ऑफ क्या शिष्टाचार, अपन बताते हैं। जैसे अरेंजमेंट मैंने बताया था कि आपको अरेंजमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो अरेंजमेंट में दिक्कत हो गई है। यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है, रोजाना जिंदगी में कोई 6 महत्वपूर्ण मूल्य विस्तृत करें। तो दोस्तों ये हम क्या सोचते हैं कि कोई भी आप लिख दीजिए, लेकिन वहाँ पे मान्य होता नहीं है। तो मेन जो टॉपिक होते हैं मेन होते हैं उनको आप याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन हर बार हर 2 साल 3 साल 1 साल में रिपीट होते ही रहते हैं। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्योरिटी, है ना, शुद्धता, डिसिप्लिन, अनुशासन, सेल्फलेसनेस, आत्मनिर्भरता, लॉयल्टी और फेयरनेस, इक्वालिटी, ट्रस्ट, सपोर्ट, रिस्पेक्ट। तो आप अगर हिंदी मीडियम के इंग्लिश में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। यहाँ पे सुनने में कोई 6 संचार बाधाओं को लिखे। तो सुनने में कौन कौन सी 6 बाधाएं होती है? इंटरप्टिंग द स्पीकर के बीच में बोलना, नॉट मेंटेनिंग आई कांटेक्ट विद द स्पीकर, अध्यक्ष के साथ में आपका आई कांटेक्ट ना हो पाना, ना करना, रसिंग द स्पीकर टू कंप्लीट व्हाट ही हैज़ टू से, स्पीकर ने क्या बोला उसको इग्नोर करना, ठीक है। मेकिंग द स्पीकर फील दो ही इज़ वेस्टिंग द लिसनर्स टाइम, तो स्पीकर को ऐसा फील कराना कि आप जो बोल रहा है तो उससे आप नहीं सुन रहे हैं, इस तरीके का फील नहीं कराना है। बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग दैट इज़ नॉट पार्ट of ongoing communication, getting ahead of the speaker and completing the thoughts, ignoring the speaker's request, topping and speaker's story with one's own set of examples, forgetting what is being discussed। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको हर किसी के हिंदी में बता सकता है, टाइम कम होता है दोस्तों, तो मैंने 3-4 का बताया, बाकी आप देख सकते हैं या फिर ट्रांसलेट भी कर लीजिएगा। वैसे आप इंग्लिश में लिखेंगे तो भी आंसर चलेगा। हम बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। 6 मार्क्स से हमको 6 लिख देंगे, यहाँ पे 3 3 6 7 लिखे हैं, लेकिन आपको 6 लिखेंगे तो भी आपको आंसर नंबर जो है पूरा लिखा गया। हमें क्वेश्चन में दिया है एनी 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, स्वशासन विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, सावधानिक औपचारिकता का अधिकार, एकांतता का अधिकार। ठीक है, एकांतता यानी कि प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी है। और अपन देखते हैं SWOT का फुल फॉर्म लिखो। SWOT का यानी कि शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटीज एंड T से ट्रीट, है ना दोस्तों। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि 22 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 6 पॉइंट्स टू इम्प्रूव सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल में सुधार लाने के कोई 6 तरीके लिखे, है ना दोस्तों। तो इसमें जो है सामाजिक तरीके में लाने का सुधार अपन इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है बी योर सेल्फ, दूसरा है बी रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों 1 मिनट मैं इसका आगे आपको बताता हूँ, है ना। 22 नंबर का जो बताया गया था, इसमें 22 में जो है, हाँ, ये बी ओपन एंड अप्रोचेबल एंड बी पोलाइट, बी अवेयर, बी कॉशनस, यानी बी कॉशनस कारण को जानना, अवेयर हर चीज़ में अवेयर होना, पोलाइट नम्रता से पेश आना, ओपन एंड अप्रोचेबल। इस तरीके से हमारे कितने हो गए, ये अपना हो गया 6, है ना। बी योरसेल्फ, बी रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद देखते हैं, इसमें नंबरिंग का थोड़ा मिस्टेक हो गया था। लिस्ट आउट एनी 6 पुअर मैनरिज्म पीपल डू इन पब्लिक, कोई 6 गलत व्यवहार लिखें जो पब्लिक में बीच में रहते हैं। ईटिंग विद ओपन माउथ, मुंह खोल करके खाना खाना। मेकिंग नॉइज वाइल ईटिंग, है ना, तो नाक को बजाना खाने के टाइम पे। पिकिंग नोज इन पब्लिक, पब्लिक में नोज़ को पिक करना, नाक को। बाइटिंग नेल, नाखून को काटना। स्पीटिंग इन पब्लिक, पब्लिक में थूकना। इस तरीके से आपका ये पूरा दिया है आई नंबर तक। 7 8 9 जो है इसको 6 मार्क्स में तो 6 आपको लिखेंगे तो भी आपका आंसर 6 नंबर कन्फर्म मिलेगा। समय प्रबंधन से हमें कैसे मदद मिलती है,
तो कैसे मदद होती है, ये 6 पूरे लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए और छाप दीजिए। ऐसा एज इट इज़ आपको नंबर पूरा मिलेगा। या कि अलग से कुछ लिखना चाहते हैं तो उसमें नंबर मिलते हैं लेकिन एक आध दो कम हो जाते हैं। ये आपका ऑफिशियल आंसर शीट है, तो आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं यहाँ पे लोकतांत्रिक नेतृत्व क्या है। तो जो डेमोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक है हमारा कंट्री, तो इसमें लीडरशिप का क्या रोल होता है ना। तो डेमोक्रेटिक के अंदर टाइप क्या होते हैं, तो इसके बारे में बताया गया 3 मार्क्स में है। इट इज़ आल्सो नोन एज नॉन डायरेक्टिव स्टाइल, योर शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद योर सबॉर्डिनेट्स बाय इन्वॉल्विंग देन इन बोथ प्लानिंग एक्सक्यूजेशन ऑफ टास्क सजेशंस आर इन्वाइटेड। अपन आगे देखते हैं लिस्ट आउट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मेथड, संघर्ष संकल्प विधियाँ लिखो। तो वाइन लॉस अप्रोच है ना, विन लॉस अप्रोच, हार जीत का जो अप्रोच है उसकी वो विधियाँ हो गई। लॉस यानी हार की स्ट्रेटजी क्या है, षड्यंत्र क्या है, विन का अप्रोच क्या है, जीतने का अप्रोच क्या होता है, वो 3 मार्क्स में आ गया आपके। इसके बाद अपन क्या देखते हैं, इसके बाद अपन देखते हैं 80 नंबर का जो हमने क्वेश्चन देखा था। 1 मिनट दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 80 नंबर। हाँ, जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एनी 4 टाइप्स ऑफ एटिक्वेट्स है ना। तो यहाँ पे कोई 4 शिष्टाचार लिखने को बोला था। तो यहाँ पे पहला है सोशल, दूसरा है बाथरूम, और उसके बाद अपन देखते हैं 18 नंबर में अपने देखा था, 1 मिनट, ये रहा 18 नंबर में बाकी के, कॉरपोरेट मीटिंग, टेलीफोन, ईटिंग एंड बिजनेस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पूछा आपदा के दौरान एक एनसीसी कैडेट किस तरह की मदद कर सकता है। तो इसमें हम देखते हैं ट्रैफिक कंट्रोल, कम्युनिकेशन, ट्रैफिक को कंट्रोल करके और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करके, शेल्टर मैनेजमेंट, गाइड पीपल टू शेल्टर, इवैक्यूएशन एंड रेस्क्यू है ना, मेडिकल फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, सैनिटेशन, कैरसेक डिस्पोज करके, कैसे मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ लॉस्ट एंड वाउंडेड, कुछ भी लॉस्ट एंड वाउंडेड होता है तो उसको मेंटेन करना, फायर फाइटिंग। इस तरीके से 4 मार्क्स में आपको 4 कोई भी उठा के रख देना है, नंबर पूरे मिलेंगे। 4 के 4 पॉइंट में लिखना है आंसर, मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपदा के प्रकार उदाहरण के साथ लिखो। इसमें क्या दिखा है, 6 मार्क्स है ना। तो आपदा के प्रकार लिख देना है और कारण छोटे, मतलब कि ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है, एक लाइन में कारण देना है और प्रकार लिख देना है। तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड, यानी कि प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा है ना, कृत्रिम आपदा जिसे कहते हैं। तो नेचुरल प्राकृतिक कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के, विंड रिलेटेड, वाटर रिलेटेड, अर्थ रिलेटेड है ना। जैसे कि पृथ्वी से संबंधित, जल से संबंधित, वायु से संबंधित। वायु संबंधित हो गया स्टोन्स हो गया, साइक्लोन हो गया, टॉर्नेड्स हो गया, टाइडल वेव्स हो गया, विजार्ड्स हो गया है ना, तरंगे हो गए जो समुद्र में उठती हैं। इस तरीके से वाटर रिलेटेड में जैसे फ्लड हो गया, मेनली आप एक ही 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ रिलेटेड में हो गया अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, तूफान, ऐसा कुछ करके, तूफान तो एयर में आता है, सॉरी। तो इस तरीके का हमारा हो गया नेचुरल में। मैन मेड में कैसे हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इंडस्ट्रियल मिसहेप्स हो गया, फायर हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, आग लगना कहीं पे, फॉरेस्ट फायर यानी जंगल में आग लगना, पॉइजनिंग हो गया, जहर फैलने का, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, आतंकवादी गतिविधियाँ है ना। इस तरीके से इकोलॉजिकल वारफेयर। तो इस तरीके से हमारे पूरे डिजास्टर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात कर रहे हैं, ये हमारे डिजास्टर्स हो गए, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद हम आते हैं कौन सी टॉपिक में, लीडरशिप में। लीडरशिप का एक टॉपिक आता है हम लोग का, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप। तो इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। लीडर के प्रकार और नाम लिखो। तो लीडर 2 प्रकार के होते हैं, एटोक्रेटिक लीडर और डेमोक्रेटिक लीडर है ना। तो इसका जो वो है नाम अपने लिख दिया, प्रकार लिख दिया। इसके नाम को लीडरवाही होता है, अपने ट्रुप के लिए काम करता है और अपने ट्रुप के लिए सही समय पर काम करके देता है, उसके बारे में सोच विचार करता है ना। ये होता है लीडर का नाम, यानी लीडर का कार्य क्या होता है और प्रकार, तो हमने लिख ही दिया। इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, ड्रग अब्यूज़ के से हम क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, इसके बारे में आंसर ऊपर दिखाएंगे आपको। और अभी पर बात कर लेते हैं इसके बारे में, HIV मरीज के साथ कैसा बिहेव करेंगे। कोई 4 प्रकार लिखने की बात कर रहा है, लेकिन तुम्हें एड्स नहीं होगा। कोई 4 प्रकार लिखो जो तुम HIV मरीज के साथ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एड्स नहीं होगा। तो वो 4 प्रकार कौन कौन से, शेकिंग हैंड्स, हाथ को शेक करना, हगिंग एंड किसिंग,
तो उसे गले मिलना, किस करना, शेयरिंग फूड एंड शेयर फूड को यानी खाने को शेयर करना उसके साथ, शेयरिंग टॉयलेट शेयर करना, प्लेइंग स्विमिंग खेलना तैरना, काम करना, ट्रैवलिंग टुगेदर। ये आपके हो गए 6 पॉइंट है ना। इसमें से आप 4 उठा के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर पूरा मिलेगा, न मार्किंग पूरी मिलेगी। कोई 6 सामाजिक गतिविधियाँ बताओ जिनमें एनसीसी कैडेट्स हिस्सा ले सकते हैं। तो 6 गतिविधियाँ कोई बताना है आपको, ढेरों सारे यहाँ पे आपके 10-12 करीब डले हुए हैं, आप कोई भी उठा के डाल सकते हैं। जैसे क्लीननेस ड्राइव, एंटी डॉरी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लिटरेसी चाइल्ड वुमेन एडल्ट है ना, एंटी गर्ल, ट्री प्लांटेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, स्टॉप ओपन डिफेकेशन, इलिटरेसी, फैमिली प्लानिंग, एंटी चाइल्ड मैरिज, एंटी अल्कोहल, ये सब आप उठा के डाल सकते हैं ना। इसके बाद हमारा इसमें जो सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है इसका पूरा हो जाता है इस तरीके से। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स आता है। जैसे एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दे दिया है और एन को छोड़ दिया है, तो एन का फुल फॉर्म, एन का क्या हो गया, नॉन। दोस्तों जैसे कि इसमें पूछा है एक वर्ड को छोड़ दिया है, एक अल्फ़ाबेट को, और बाकी का दे दिया है, तो आप में अब क्या पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है ना। डायरेक्टली फुल फॉर्म बोलते हैं कि एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। IAY क्या है, इंदिरा आवास योजना। PMKY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एड्स का क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये 12 मार्क्स का पूरा हो जाता है। तो सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट से 30 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं दोस्तों, इसके सही उत्तर चुनो। सही उत्तर चुनने वाला जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का वो तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इसमें लगा सकते हैं कि सिविल डिफेंस एक्ट वाज इनेबल्ड बाय पार्लियामेंट इन। तो सिविल डिफेंस एक्ट जो है पार्लियामेंट में, संसद में कब इनेक्टेड किया गया था, तो कब किया गया था, 1968 में। इसमें 2 ऑप्शन दिया है, 1968 और 2000, तो 1968 सही है, 1968। एट नेशनल लेवल होम या डिफेंस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल डिफेंस के लिए कौन सी मिनिस्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, तो होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है ना। इसी में पूछ देता अगर दोस्तों कि सिविल डिफेंस के लिए, अब डिफेंस के लिए बोल देता तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब NDMA स्टैंड्स फॉर नेचुरल एंड नेशनल डिजास्टर। तो NDMA जो संस्था होती है, तो किसके लिए मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, कि ये होती है नेशनल के लिए, है ना, नेचुरल के लिए, नेशनल डिजास्टर के लिए होती है। NDRF जो होती है किसके लिए होती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होती है, रैपिड फोर्स नहीं होती, रिस्पॉन्स फोर्स। सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इज लोकेटेड एट दिल्ली और नागपुर में। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, नागपुर में। इस तरीके से आपके 2-2 मार्क्स के पूरे हो जाते हैं दोस्तों। हम आगे बात करने वाले हैं किसके बारे में, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। यहाँ पे जोड़ी मिलाओ का दिया हुआ है, तो ये कितने मार्क्स का, 16 मार्क्स में है, 16 मार्क्स का है। तो आंसर जैसे में क्रॉस दिया रहा होगा, तो ये डायरेक्टली आंसर दे दिया है। रिकेट्स है विटामिन डी से, ब्लड है क्लॉटिंग विटामिन के से, गॉइटर है आयोडीन से, नाइट बाइंडनेस है विटामिन ए से, स्कर्वी विटामिन सी, डेंगू मॉस्कीटो यानी कि मच्छर, टाइफाइड है फ्लाइज यानी मधुमक्खियाँ, इंजेक्शन TT जो है टिटनेस का होता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन का हो गया। इसके बाद लिस्ट आउट एनी 4 कॉजेस ऑफ फीमेल फेटिक, महिला भ्रूण हत्या के कोई 4 कारण बताओ दोस्तों। तो फेनाइटिक डिजायर, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाहा गर्भधारण, है ना, हिंदी में कह सकते हैं। वैसे इंग्लिश ज़्यादा बेटर है, इंग्लिश में आप लिख दीजिए तो वो कोई दिक्कत नहीं करेगा। फुल मेडिकल एथिक्स, डॉयरी सिस्टम एंड डिटराइरेटेड स्टेटस ऑफ वुमेन। इस तरीके से आपका ये हो गया 5 है, कोई भी 4 लिख दीजिए। जितने नंबर पूछे उतने पॉइंट लिखना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, टाइम बचाना है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करते हैं, ड्रग एंड ड्रग अब्यूज़। यहाँ पे हमने नीचे क्वेश्चन देखा था दोस्तों, मैं उसके बारे में बता नहीं पाया था। यहाँ पे पूछा था 31 नंबर में, ड्रग अब्यूज़ दवाई के दुरुपयोग के बारे में तुम क्या जानते हो। तो उसका आंसर है दोस्तों, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये है ड्रग इज़ अ सॉलिड एंड लिक्विड गैसेस सब्सटेंस। ठीक है, तो जो ड्रग है यानी दवाई, वो सॉलिड यानी ठोस या द्रव या गैस का सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है। इट ब्रिंग्स फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। ये जो है
भौतिक तरीके से एंड मानसिक तरीके से चेंज करता है। जैसे ड्रग अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दवाई जो है अंदर के मतलब केंद्र के नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। ड्रग एक्ट्स एंड ऑन ब्रेन, ड्रग जो है ब्रेन पे इफेक्ट करता है और लोगों के सोचने के तरीकों को भी चेंज कर सकता है। कैन चेंज द वे पीपल थिंक, फील और बिहेव। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ज़्यादा दिक्कत है उनको इंग्लिश में, वो लिख सकते हैं। सुन के मैं बोल रहा हूँ, उनको थोड़ा सा सुन करके वो लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। उनको इंग्लिश सीखना ज़्यादा बेटर होगा। मैंने बताया था इंग्लिश ज़्यादा ईजी लगता है इन सब के लिए, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखना है। फील और बिहेव, ठीक है, मतलब महसूस करना और व्यवहार करना। दीज आर नोन एज साइकोएक्टिव ड्रग्स। टाइप ऑफ ड्रग्स आर डिपेंड्स स्टिमुलेंट्स एंड हेलुकिंगोगेंस, ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं दोस्तों। ड्रग मैनेज इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन सोसाइटी, है ना। तो जो ड्रग है वो सोसाइटी के अंदर कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होता है, इसको मैनेज करना। ड्रग अब्यूज़ इज़ अनसुपरवाइज्ड एंड अनप्रूव्ड मेथड ऑफ ड्रग इंटेक। ड्रग अब्यूज़ अगेंस्ट द रूल एंड पॉलिसीज़। ड्रग अब्यूज़ इज़ इलीगल। जो ड्रग अब्यूज़ है ये इलीगल है ना। कंटिन्यूस एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज़ मेक्स अ पर्सन ड्रग एडिक्ट, ठीक है दोस्तों। तो दवाई जो है, ड्रग मेडिसिन भी होता है और ड्रग जो आप जानते हैं जो हार्मफुल होता है वो भी होता है। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। ये रहा इस वीडियो का पहला पार्ट, यानी कि आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके आगे का जो क्वेश्चन या आंसर है, ऑफिशियल आंसर, वो आपको अगले पार्ट में मिलेगा। और इसके अलावा भी 4-5 साल के कुछ मैंने कलेक्ट करे हैं, अरेंज करे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप बी या सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में अल्फ़ा ग्रेडिंग ला सकें विद ऑफिशियल आंसर सीट के साथ। तो दोस्तों आगे आप बने रहिए, अगले पार्ट 1, 2, 3, 4 पूरे पार्ट आएंगे, तो आप उसको अटेंड करिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको इसमें क्वेश्चन लगभग जितने हैं फंस जाएंगे और अल्फ़ा ग्रेडिंग आपका आना है, क्योंकि एनसीसी का इसके अलावा बाहर क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि सिलेबस उसका हर साल लगभग सेम ही होता है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं धीरज राठौर, मेरे डिफेंस एनसीसी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके सामने लेकर के आए हूं आज क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि सी का ऑफिशियल आंसर शीट क्वेश्चन पेपर के साथ आपके सामने है। इससे आप बी एग्ज़ाम में भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको पढ़ें, लिखें, क्योंकि एनसीसी का कोई भी क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है हर साल। दोस्तों इससे पहले इसका जो क्वेश्चन है मैं पार्ट 1 में लेके आ चुका हूं और ये पार्ट 2 है, यानी इसका जो सी का पूरा ऑफिशियल आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर के साथ का पहला भाग, इससे पहले वाला वीडियो है। ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये है पार्ट 2। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैंने बताया था सिलेबस में आपका पूरा जो है होता है, जो सिलेबस में टॉपिक होते हैं उसमें से एक टॉपिक कौन सा है, एडवेंचर ट्रेनिंग, साहसिक प्रशिक्षण। तो साहसिक प्रशिक्षण में सबसे पहले अपन देखते हैं 20 मार्क्स का होता है। तो 20 मार्क्स में पहला आपको इसी में, तो पहला कौन सा है, पैरासेलिंग। यह पैराकाइटिंग या पैराग्लाइडिंग के नाम से भी जानी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पैराकाइटिंग, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, इन हैवी विंड्स पैरासेलिंग शुड बी डन और शुड नॉट बी कैरिड आउट। तो क्या है आंसर इसका, क्या होगा दोस्तों, नहीं करनी चाहिए, यानी कि शुड नॉट बी। और अपन देखते हैं तीसरे में, स्लेदरिंग यह फास्ट रोपिंग या फास्ट क्लाइंबिंग के नाम से जानी जाती है। तो किसके नाम से जानी जाती है, फास्ट रोपिंग के नाम से जानी जाती है दोस्तों। इसका आगे का जैसे जो दिखाया है 3 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन से बोला था, तो हमको 3 क्वेश्चन आपको और बता रहा हूँ। थोड़ी अरेंजमेंट में दिक्कत हो गई है, बाकी आपको पूरा का पूरा आंसर आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए बताता हूँ आपको आगे 3 क्वेश्चन। तो आगे के 3 क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जस्ट इसके ऊपर है, ये रॉक क्लाइंबिंग कॉम्पिटिटर्स मूव्स अप और मूव्स अप डाउन एंड अक्रॉस द रॉक, यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऊपर नीचे और आड़े हरकत करना है। सिर्फ मूव्स अप नहीं है, मूव्स अप डाउन एंड अक्रॉस है, तीनों हैं। अपन 5th नंबर देखते हैं। 5वां नंबर है रॉक क्लाइंबिंग, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा मान्य है, अमान्य खेल है। तो दोस्तों यह रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि मान्य खेल है। 6th नंबर देखते हैं इसी का, 37 नंबर का 6 नंबर क्या है, रॉक चढ़ाई में दोहन या बूट प्रमुख सुरक्षा उपकरण है। तो क्या है दोस्तों, दोहन, यानी कि हार्नेस, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम क्या किसके बारे में बात करते हैं,
यहाँ पे लिस्ट ऑफ आउट एनी 6 एडवेंचर एक्टिविटीज़ विच एनसीसी प्रूव टू कैडेट्स, यानी कि कोई 6 एडवेंचर गतिविधियाँ, साहसिक गतिविधियाँ जो है एनसीसी का लिखो जो करवाया जाता है। तो इसमें दोस्तों 10 के स्नॉर्कलिंग, माउंटेनियरिंग चढ़ाई, रॉक क्लाइंबिंग चढ़ाई पर्वत पे, स्लाइडरिंग है ना, ट्रैकिंग हो गया, उसके बाद साइकिलिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट हो गया, पैराजंपिंग। दोस्तों बस सिर्फ आपको 6 पॉइंट लिखना है, आपके 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं इसी में 39 नंबर में क्या बोला है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एडवेंचर एक्टिविटी। तो दोस्तों ये जो एक्टिविटीज़ है इसमें शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कि 2 मार्क्स का तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन का शॉर्ट नोट लिख दीजिए कि एडवेंचर एक्टिविटी यानी कि साहसिक जो गतिविधियाँ होती हैं तो इसमें आप क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या दर्शाते हैं, क्या क्या करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दीजिए। उदाहरण 2-3 इसी में से एक्टिविटी डाल दीजिएगा तो आपको 2 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसके नीचे वाले में जो अपन ने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे है सांप काटने पर क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या है, डूज यानी कि क्या करना चाहिए, स्टे काम, मेक द विक्टिम लाई डाउन कंफर्टेबली, है ना। तो स्टे काम, शांति रखें, और जो विक्टिम है काटा जो मतलब कि कहना चाहिए जिसको सांप ने काटा है तो उसको आराम से वहाँ पे लेटा देना चाहिए कंफर्टेबली, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं इसमें गिव कन्विंसिंग रेजरेंस अगेंस्ट फियर ऑफ डेथ जो है उसमें से उसको क्या करना है, कन्विंस करना है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, और कॉल एम्बुलेंस को कॉल करना है, टेक ऑफ एनीथिंग कंस्ट्रक्टिंग द एरिया सच एज अ रिंग और वॉच। तो कोई भी कंस्ट्रक्टिव एरिया है उसको टेक ऑफ करें, उसके बाद रिंग करें या फिर वॉच करें, जहाँ पे काटा है उसको दबा दें, बांध दें, और इफ़ ब्रीदिंग फर्स्ट स्टार्ट आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन, अगर ब्रीदिंग फेल्स यानी कि सांस की कोई दिक्कत आती है तो उसको क्या कर दें, आर्टिफिशियली रिस्पायर कर दें। उसके बाद डू नॉट्स, क्या नहीं करना है, venom out, don't use a commercially available extraction device, don't use electrical therapy, don't apply any type of lotion or ointment। है दोस्तों, अगर मैं सभी का हिंदी ट्रांसलेट बताता रहूँगा दोस्तों तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप डायरेक्टली इसको आंसर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपको आंसर नंबर पूरे मिलेंगे। और दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको हिंदी में बोलें तो मैं हिंदी में भी इसका अगर कहेंगे तो पूरा का पूरा वर्जन में पूरा का पूरा PDF हिंदी में भी लेकर के आऊँगा। वैसे आप इसको लिख देंगे तो डायरेक्टली आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी, इंग्लिश मीडियम से तो भी। आगे बात करते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में होने वाला सामान, प्राथमिक उपचार, यानी कि राइट द कंटेंट्स ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स, है ना। तो स्टैंडर्ड मेडिसिन एज पर लिस्ट अप्रूव्ड बाय डॉक्टर, तो डॉक्टर द्वारा अप्रूव किया गया स्टैंडर्ड उच्च क्वालिटी की दवाई, सॉफ्ट बैंडेजेस, सीजर कैंची, कॉटन, रुई, सेवलन, डिटॉल लिक्विड, कॉटन स्ट्रैप, बैंड, एड स्ट्रैप, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं 36 नंबर में, मुंह से मुंह में श्वसन का क्रम लिखो, मुंह से मुंह में श्वसन का क्रम लिखो। तो यहाँ पे कैजुअलिटी शुड बी इन शिपिंग पोजीशन, क्लियर माउथ एंड थ्रोट टू मेंटेन एयर पैसेज, ठीक है दोस्तों। एक्सटेंड द नेक, द स्ट्रेटन द एयर पैसेज, कवर पेशेंट्स माउथ विथ क्लीन गॉज, ब्लो डायरेक्टली एंड स्लोली इन माउथ 10 to 12 टाइम्स पर मिनट। अगर आपको दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी लग रही है तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और उसको लेकर के फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं, या कि वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। एडवेंचर ट्रेनिंग इसके बाद नीचे हमने बात कर लिया था। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसको यहाँ पे हमने कहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे छोड़ा था। अब अपन इसके आगे वाले में चलते हैं, जैसे मैं आपको सिलेबस में बताया था पर्यावरण अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन भी होता है, ठीक है। तो उसमें जो सिलेबस के अंदर एक टॉपिक होता है इसका, तो इसमें 20 मार्क्स का ये भी होता है। पर्यावरण जागरूकता संरक्षण में सबसे पहला क्वेश्चन है ठीक है दोस्तों। तो मेजर थ्रेट्स कौन कौन से हैं, इसमें अपन 6 बोला है, तो अपन जितना चाहें, आंसर शीट में क्या है कि ज़्यादातर लिखा होता है, आपको लिखना उसमें 6 है, ये ऑफिशियल आंसर शीट है, इसमें ज़्यादा लिखा हुआ है। डिक्रीजिंग कैपेसिटी, डिक्रीजिंग का मतलब सबको पता है डाउन होना, इंक्रीज मतलब बढ़ना। फर्टिलिटीज़ को इंक्रीज करना, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट फायर्स, फायर मतलब आग है, कॉमन सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको हिंदी में डायरेक्ट इंग्लिश में लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंक्रीज मोटर बोट एक्टिविटी, रिलीज ऑफ केमिकल्स टॉक्सिन्स, क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीज इन पोचिंग, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन,
प्राकृतिक संसाधन जो है इसमें देखते हैं के प्रबंधन और संरक्षण के तरीके लिखने हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन और संरक्षण के तरीके लिखे हैं। रिसाइकलिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्स को रिसाइकल करना। वाटर हार्वेस्टिंग, पानी का वाटर हार्वेस्टिंग तो हर किसी ने पढ़ा है 10th क्लास में और नीचे स्तर में पढ़ा है और भी पढ़ते रहे हैं हम, तो उसको पर लिख सकते हैं अफॉरेस्टेशन, नॉट कट ट्रीज बट प्लांट ट्री। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रेटर यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अवॉइड वेस्टेज, इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी। यहाँ पे हम जी तक देखे हैं, इसके बाद और भी ऊपर दिया हुआ है पॉइंट में कुछ, तो ये है एच में है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, नॉट पॉल्यूटिंग वाटर रिसोर्सेज, अवॉइडिंग यूज ऑफ प्लास्टिक, अवॉइडिंग नॉइज पॉल्यूशन, यूजिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सेविंग एनर्जी, ऊर्जा का बचाव करना। यहाँ पे है ना नॉइज पॉल्यूशन को थोड़ा सा अवॉइड करना, यूज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक यूज़ को अवॉइड करना, नॉट पोल्यूटिंग वाटर रिसोर्सेज, तो पानी के सोर्स को पोल्यूट नहीं। तो 2 नंबर के 3 है। पहला है बायोडिग्रेडेबल कचरा, लाल हरी या कचरा पेटी में फेंका जाता है, तो लाल या फिर हरी यानी ग्रीन में। और फिर एयर इज रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हवा जो है क्या है नवीकरणीय है, ठीक है, नवीकरणीय स्रोत है। हॉस्पिटल वेस्ट इज क्लासिफाइड एज इन्फेक्टियस और हैजर्डस वेस्ट, यानी अस्पताल कचरा क्या संक्रामक है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं किसके बारे में, प्राकृतिक संसाधन के मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो 2 होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो ये नवीकरणीय और नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम क्या बात करते हैं, आपको बताते हैं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या फ़ायदे, मतलब कितने होते हैं, फ़ायदे क्या क्या होते हैं इसके, 5 फ़ायदे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग्स के, 5 अंक हैं, तो 5 आपको लिखने हैं। इंश्योर्स फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को इंश्योर करना है, एजिलिटी को इंश्योर करना है, मेंटल रॉबस्टेंस को इंश्योर करना है, और क्या करना है माइंड एंड बॉडी को बैलेंस करना है कोऑर्डिनेशन के साथ, इम्प्रूव्स रिस्क टेकिंग, रिस्क लेने के लिए जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है। ओवरऑल आपको क्या करना है टीम स्पिरिट करना है। इस तरीके से आपका ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 5 मार्क्स का पूरा हो चुका है। और आगे हमने यहाँ पे इसके बारे में तो बात कर ली है दोस्तों, आगे हम इसमें आपको बताएंगे, इसके जस्ट ऊपर आ जाइए, सी सर्टिफिकेट जो है आर्मी आंसर, यानी कि जो आर्मर्ड फोर्सेस होते हैं उसके क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। 105 नंबर का होता है, आपको पता है, इसमें 3-4 पार्ट होते हैं, जैसे कि ड्रिल हो गया, मैप रीडिंग और फील्ड क्राफ्ट बैटलग्राफ, इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 45 नंबर है, लिस्ट आउट एनी 6 कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भारतीय सेना की कोई 6 लड़ाई लिखो। तो 6 लड़ाई यहाँ पे हैं, 6 लड़ाई हैं दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान 1948, इंडिया चाइना 1962, इंडिया पाकिस्तान 1965, इंडिया पाकिस्तान 1971 और ऑपरेशन विजय 1999, ऑपरेशन पराक्रम 2001, ठीक है दोस्तों। 6 नंबर आपके कंफर्म हो गए। इसके बाद बात करते हैं कोई 4 भारतीय सेना में दिए जाने वाले बहादुरी पदक नाम लिखो। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। सामने आपके हैं 4 हैं, 6-7 हैं, उसमें से आप कोई भी 4 लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर 4 नंबर मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं मैप रीडिंग है। मैप रीडिंग में कितने नंबर के हैं, कितने नंबर का आता है, 30 मार्क्स का आता है। पहला इसमें क्या है, मैप रीडिंग के अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 47 में, प्रिज्मेटिक कंपास के 8 हिस्सों के नाम लिखो। तो 8 हिस्से, आप वैसे भी आपको पता है मैप रीडिंग में प्रिज्मेटिक कंपास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, उसके बिना तो आप निकाल नहीं सकते हैं, नॉर्थ निकाल सकते हैं। तो पहला देखते हैं, पर इसमें 4 मार्क्स का है, आपको 8 हिस्सों के नाम पूछा है। तो पहला है प्रिज्म, एरोहेड, रिंग, डायल, क्लैंपिंग, स्क्रू, ग्लास प्रोटेक्टर, ल्यूवर लाइन, ठीक है, हेयर लाइन, लिड एंड इंटरनल बियरिंग। इस तरीके से आपका 4 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। आगे देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बियरिंग्स, बियरिंग के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। तो बियरिंग कितने प्रकार, 6 मार्क्स का पूछा दोस्तों, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ग्रिड बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग। ग्रिड बियरिंग कैसा होता है, मेजर्ड ऑन द मैप फ्रॉम द ग्रिड नॉर्थ बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, तो प्रोटेक्टर की सहायता से ग्रिड नॉर्थ का पता लगाता है किसमें, मैप से। उसके बाद अपन बात करते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग। मैग्नेटिक बेयरिंग किससे मेजर करते हैं, तो ये कंपास की सहायता से मेजर करते हैं, आपको पता है। ये सब मैप रीडिंग का वीडियो है दोस्तों, मैप रीडिंग का पूरा पार्ट शुरू से लेकर लास्ट तक ऑन पोजीशन कैसे निकालते हैं पूरा मैंने डाल रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ट्रू बेयरिंग जो है कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग आउट द रिलेशन ऑफ ट्रू नॉर्थ एंड ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ट्रू बेयरिंग जो क्या होता है, रिलेशन होता है किनके बीच में, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के
बीच में। इसके बाद हम यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लिया है। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे किसके बारे में, यहाँ पे एक्सप्लेन द, हाँ यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जो दिए हैं इनको समझाना है। तो क्या है, मैग्नेटिक वेरिएशन, ग्रिड कन्वर्जेंस और बियरिंग। ये 6 मार्क्स का है, यानी कि 2-2 मार्क्स का है, तो ज़्यादा नहीं, 2-2 मार्क्स के हैं तो आपको 2-2 3-3 लाइन में खत्म कर देना है, नंबर पूरा मिलेगा। मैग्नेटिक वेरिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, इट डिपेंड्स ऑन टाइम एंड प्लेसेस। तो मैग्नेटिक वेरिएशन क्या है, यानी कि चुंबकीय वेरिएशन का मतलब क्या कह सकते हैं दोस्तों, वेरिएट करना, किसी चीज़ से अलग होना। मैग्नेटिक वेरिएशन इज द डिफरेंस, मतलब मैग्नेटिक वेरिएशन जो है ट्रू नॉर्थ, यानी कि ट्रू नॉर्थ वास्तविक उत्तर और मैग्नेटिक चुंबकीय उत्तर के बीच का डिफरेंस होता है। ये क्या किस पे डिपेंड करता है, समय और स्थान पे डिपेंड करता है। दूसरा है ग्रिड कन्वर्जेंस। ग्रिड कन्वर्जेंस इज द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन ग्रिड एंड ट्रू नॉर्थ। ग्रिड कन्वर्जेंस इज द एंगुलर, है ना। तो ग्रिड कन्वर्जेंस जो है ग्रिड एंड ट्रू नॉर्थ के बीच में एंगल के डिफरेंस को बताता है। अब क्या है पूछा तीसरा, बियरिंग द क्लॉक वाइज एंगल फॉर्म बाय अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो क्लॉक वाइज एंगल होता है, तो घड़ी के आकार का जो कोण बनाता है किस में होता है, किस में फॉर्म होता है, इसमें स्ट्रेट लाइन में होता है, सीधी लाइन में होता है, और ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो उनके बीच के 2 लाइन को उनके जो 2 पॉइंट होते हैं, उनके लाइन को जो जोड़ने वाला वो होता है, वहाँ पे कटान बिंदु बनती है, उसको कहते हैं बियरिंग। जो पॉइंट निकलते हैं उसको बोलते हैं बियरिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं किसके बारे में, सही उत्तर चुनो। तो इसमें 2-2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन है, 14 मार्क्स के। बैक बेयरिंग ऑफ 290 इज 110 और 120। तो क्या है बैक बेयरिंग, क्या होगा 290 का, 110 होगा, मतलब 180 से घटा देते हैं, आपको पता है बैक बेयरिंग में। तो 290 में 180 माइनस करेंगे तो 110 आएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मैप पर उत्तर से दक्षिण जाती हुई रेखा कौन सी लाइन कहलाती है, तो आपको पता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी जाती है, ईस्टिंग लाइन जाती है। ठीक है, द नॉर्थ ऑफ द मैप इज कॉल्ड ट्रू नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ। तो मैप का उत्तर क्या होता है, ग्रिड नॉर्थ होता है। ऊपर की ओर से संकेत करता तीर मैप की उत्तर या दक्षिण दिशा को जाहिर करता है। तो सबको पता है कि मैप का ऊपर का भाग किसको प्रदर्शित करता है, उत्तर को। नॉर्थ स्टार चेंजेस डज नॉट चेंज इट पोजिशन। ध्रुव तारा जो अपनी जगह बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं कभी नहीं बदलता, डज नॉट चेंज। इन इंडिया गेट ऑफ मॉस्को फेसेस ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। भारत में मस्जिद दरवाजा किस ओर होता है, पूर्व की ओर होता है। तो इस तरीके से हम दिशा का पता लगा लेते हैं। जी नंबर बचा है हमारा जो है 50,000 मैप का एक चौकोन जो है 2 किलोमीटर और 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 किलोमीटर गुणे 2 किलोमीटर कहना चाहिए कि एक वर्ग है, और 3 किलोमीटर ये 3 किलोमीटर ये 3 किलोमीटर जगह दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है दोस्तों इसमें, तो आंसर इसमें जो है 1 मैप 5,000। हाँ, तो एक मैप का इसे पूछा कि एक मैप का जो कॉलम है वो कितना दर्शाता है, तो 3 किलोमीटर नहीं दर्शाता दोस्तों, 2 किलोमीटर दर्शाता है। ये आंसर सही होगा। यहाँ पे एक जो है डार्क में नहीं किया हुआ है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद नीचे जो है हमारा, हाँ फील्ड क्राफ्ट शुरू हो चुका है। फील्ड क्राफ्ट कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का। यानी कि पहला क्वेश्चन है चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं, वाई थिंग्स आर सीन। तो इसके आपको पता है कि 1 m का गलत प्रयोग करने से 6 s की हानि होती है, यानी कि मूवमेंट करने से। साइन, शेप, शैडो, सिलहट, सरफेस, साउंड, मूवमेंट। शेप मतलब क्या होता है, साइन मतलब क्या होता है, शैडो मतलब क्या होता है, सिलहट मतलब सब कुछ समझ में आता है, सिलहट नहीं समझ में आता होगा हिंदी वालों को, तो उसका मतलब होता है तिमिर चित्र। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन देखते हैं 52 नंबर, इन्फेंट्री का सेक्शन फॉर्मेशन के नाम बताओ। 6 मार्क्स के हैं। तो इन्फेंट्री का सेक्शन फॉर्मेशन होता है फाइल फॉर्मेशन, सिंगल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एरोहेड फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेशन, स्पेरो हेड फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आपने FCBC नहीं पढ़ा है तो आप FCBC का वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। मैंने FCBC का वीडियो बनाया है जिसमें से अभी एक पार्ट है FC का और BC का भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम आगे बात करने वाले हैं इस पे, व्हाट आर द टास्क ऑफ रैकी पेट्रोल। रैकी पेट्रोल का काम लिखो। एक छोटा ट्रुप होता है, दुश्मन के इलाके में जाता है, दुश्मन का सूचना प्राप्त करता है, और दुश्मन का सूचना प्राप्त करने के बाद ये दुश्मन पर फायर नहीं करता है और नहीं लड़ता है, यानी कि वापस आ जाता है। ठीक है, मैदान कितने प्रकार के होते हैं, 6 मार्क्स का ये भी है। तो मैदान होते हैं 6 प्रकार के, समतल भूमि, उच्च भूमि, रेज्ड ग्राउंड, लोअर ग्राउंड, डिप्रेस्ड ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड, मास्ड ग्राउंड, यानी कि दलदरम,
टूटी फूटी हुई ज़मीन, दलदल, टूटी फूटी, दबी हुई, नीची, ऊंची, समतल। ये 6 प्रकार के हो गए आपके। आगे देखते हैं आवरण, छिपाव कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कवर, यानी छिपाव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कवर इज 2 टाइप्स, कवर फ्रॉम व्यू, कवर फ्रॉम फायर। ठीक है, अगर आप इसमें हम आगे देखते हैं कि इसमें इन्फेंट्री वेपन का जो ये है, ये भी सिलेबस में है, 15 मार्क्स का होता है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी दिया हुआ है क्या, चूज द करेक्ट आंसर। इन्फेंट्री बटालियन है 3 या 4 राइफल कंपनी, 3 या 4, तो 4 राइफल कंपनी होती है किसमें, इन्फेंट्री बटालियन में। इन्फेंट्री बटालियन हैज 1 घातक प्लाटून इन राइफल कंपनी और सपोर्ट कंपनी। तो कौन सी कंपनी होती है, सपोर्ट कंपनी होती है। ठीक है, किसमें, पैदल सेना बटालियन के पास। राइफल कंपनी, सपोर्ट कंपनी होती है। आगे देखते हैं 5.56 इंसास राइफल हैज इफेक्टिव रेंज ऑफ 300 मीटर या 400 मीटर, तो 400 मीटर होता है इंसास राइफल का इफेक्टिव रेंज। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन फायर एंड मूव। तो फायर एंड मूव में शॉर्ट नोट की तो 6 मार्क्स में है, तो एक एक पॉइंट डाल दीजिए। पहला है बेसिक इन्फेंट्री प्रैक्टिस, 1 ग्रुप गिव्स कवरिंग फायर, यानी ये ग्रुप आगे जाता है कवर फायर देते हुए। दूसरा सी है अनदर ग्रुप मूव्स, आगे पिछला ग्रुप जो है आगे बढ़ता है। देन ग्रुप आफ्टर देयर रोल्स, और फिर ये वाला ग्रुप है उसका रोल ले लेता है। 10 क्लोज इन विद एनिमी, दुश्मन के पास रहते हैं, और सब डिस्ट्रॉय एनिमी, मतलब एनिमी को खत्म कर देते हैं, दुश्मन को खत्म कर देते हैं। 58 नंबर क्या है, 6 मार्क्स का ये भी है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है एक इन्फेंट्री बटालियन का कोई 3 सपोर्ट वेपन नाम लिखिए। तो पहला है 7.62 mm मीडियम मशीन गन MMG, 84 mm रॉकेट लॉन्चर RL, और आपको यहाँ पे दिखा देते हैं बी के बाद सी नंबर आएगा ये 7.62 ड्रैगनव स्नाइपर राइफल, डी नंबर 30 mm ऑटोमेटिक ग्राउंड आर्चर, यानी कि AGL। इस तरीके से चारों में से 3 को भी आप दे सकते हैं, याद कर लीजिए इन्फेंट्री। इसके बाद अपन बात करते हैं मिलिट्री हिस्ट्री। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, 20 मार्क्स का ये 20 मार्क्स का जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। हाँ, ये आपके सिलेबस के अंदर मैंने कवर करवाया था, सिलेबस में है मिलिट्री हिस्ट्री। तो इसमें अपन देखते हैं, आप ये देख लीजिए कि अगर 20 सर्टिफिकेट एग्जाम दे रहे हैं तो आपके सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, काम आता है। शॉर्ट नोट लिखने की बात कर रहा है यहाँ पे फील्ड मार्शल KM करियप्पा के बारे में, और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फील्ड मार्शल KM करियप्पा और सैम मानेकशॉ ही ऐसे 2 आर्मी के थे जिनको फील्ड मार्शल की रैंक मिली है, उसके बाद रैंक फील्ड मार्शल की खत्म कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब हाईएस्ट रैंकिंग क्या है, आर्मी का जनरल है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन कारगिल वार। कारगिल वार पर शॉर्ट नोट लिखिए, 6 मार्क्स का है, आपको ज़्यादा नहीं, 5-6 लाइन लिख देना है, बस हो गया। और 61 नंबर में 61 नंबर में क्या है, सही उत्तर चुनो। बैटल ऑफ डोगराई वॉज द फॉट इन चैम्ब जरीनन सेक्टर नियर जम्मू और राजस्थान, तो जम्मू में। ठीक है, तो डोगराई का जो बैटल था वो जम्मू में हुआ था। बैटल ऑफ लोगेवाला लोगेवाला वॉज फॉट बाई 23rd बटालियन ऑन 23rd बटालियन ऑफ पंजाब। ठीक है, पंजाब रेजिमेंट। 26 जुलाई 1999, 26 जुलाई 1999 को क्या हुआ था, क्या मनाया जाता है, क्या हुआ था, कारगिल विजय दिवस मनाया गया था, यानी कि उस दिन विजय प्राप्त किए थे। 2001 में नहीं है, 1999 में है। और यहाँ मिलिट्री हिस्ट्री का जो था इसमें और क्या है, संचार के विभिन्न साधन कौन कौन से होते हैं, 6 मार्क्स के हैं। तो साइन लैंग्वेज, ठीक है, साइन मतलब जानते हैं आप, चिन्ह। वॉइस मीडियम, आवाज़ से, रिटर्न स्क्रिप्ट लिख करके, रनर्स एंड मैसेजेस बियरर्स, ठीक है, भेजने वाला या फिर मैसेज बियरर्स को, और लाइन एंड केबल एंड वायरलेस। ठीक है, तो इस तरीके से 6 हैं मिलिट्री हिस्ट्री का, संचार के विभिन्न माध्यम। ये कंप्लीट हो गए दोस्तों। इस तरीके से ये एक आंसर सीट के साथ प्रीवियस ईयर का C सर्टिफिकेट का क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 1 साल पहला पुराना है, ये ऑफिशियल आंसर सीट है। तो ये आपका इस तरीके से एक पेपर कंप्लीट होता है दोस्तों। ये था पार्ट B। अब आगे और भी 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर मैं लेकर के आऊँगा, आप आगे बने रहिए। अगर आगे आपको कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं धीरज राठौर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एनसीसी पे। तो आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं पेपर प्रीवियस ईयर का एनसीसी का पार्ट 3, जो कि B, C या फिर एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उसका आंसर सहित मैं इससे पहले पार्ट A और पार्ट 2 मैं बना चुका हूं। तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पूरे आंसर के साथ। आप क्वेश्चन आंसर साथ में नोट डाउन करिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके एग्जाम में और फंसते ही फंसते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप
जो निकाल लीजिए, नोट करिए। पहला क्वेश्चन है कर्तव्य की परिभाषा, यानी कि राइट द डेफिनेशन ऑफ ओबलाइजेशन, है ना। तो पहला क्या है, इसका आंसर अपन देखते हैं। ओबलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज मोरल एंड लीगल ड्यूटीज एंड एज बाइंडिंग पर्सन दैट मोटिवेट्स टू बिहेव अप्रोप्रिएटली एंड इन द बेस्ट मैनर। कर्तव्य को नैतिक अथवा विधिक दायित्वों और एक बाध्यकारी व्यक्ति के रूप से परिभाषित किया जा सकता है जो अपने वरिष्ठ बनों, सहयोगी, अधीनस्थों के साथ उचित एवं उत्तम व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये 203 नंबर का है, इसमें आप आंसर लिख सकते हैं छोटा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ यहाँ पे लिखा है, सारे दोस्तों ये मिट चुका है, यानी कि हाँ, क्रिएटिव पर्सन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन, यानी रचनात्मक व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इंग्लिश वाले देखेंगे, पहला है, ये 6 अंक में लिखा है तो आप सिर्फ 6 ही लिखेंगे इसमें, क्योंकि आंसर शीट है, ऑफिशियल आंसर शीट इसमें तो पूरा 8-10 जो भी दिए हुए हैं तो इसमें आप कोई भी 6 लिख सकते हैं। फर्स्ट है क्यूरियस, 6 प्रॉब्लम्स, enjoy challenges, optimistic, able to suspend judgment, comfortable with imagination, sees problems as opportunities, sees problems as interesting, problems are emotionally acceptable, challenge assumption, does not give us up easily। तो हिंदी में देखते हैं, उत्सुक व्यक्ति समस्याएं तलाशना, चुनौतियों में खुश होता है, ठीक है। आशावादी, समस्याओं को मौके की तरह देखते हैं, समस्याओं को आनंददायक देखते हैं, समस्याएं आत्मीयता के तौर पर स्वीकार की जाती है, आसानी से हार नहीं मानते हैं। ये क्या है, जो है रचनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द लिसनिंग बैरियर्स ड्यूरिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कारगर संवाद में सुनने rushing the speaker to complete what he has to say, making the speaker feel as though he is wasting listeners time, and लास्ट है being distracted। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 28 नंबर का आंसर हो गया। ये 6 नंबर का है तो इसमें 5 ही दिखाया हुआ है, एक 6वां इसका आंसर और कहीं पे होगा, मैं वो बता दूंगा आपको। इसको हिंदी में पहले देख लीजिए, इंटरप्टिंग द स्पीकर, स्पीकर को क्या करना है, इंटरप्ट करना, यानी कि उस पर ध्यान ना देना। नॉट मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विद स्पीकर, जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, उससे आई कॉन्टैक्ट को ना बनाए रखना। तीसरा है रशिंग द स्पीकर टू कंप्लीट व्हाट ही हैज़ टू से, यानी कि स्पीकर के द्वारा जो बात पूरा किया गया है उस पर ध्यान ना देना, ठीक है। और मेकिंग, या फिर उसे मना करना, नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। मेकिंग द स्पीकर फील एज दो ही इज़ वेस्टिंग लिसनर्स टाइम, स्पीकर या फिर अध्यक्ष को ये महसूस कराना कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसके बातों को सुनने में। और लास्ट है बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, यानी कि भयभीत करना, या कि डिस्ट्रैक्ट करना, मतलब डिस्ट्रैक्ट होना, कहने का मतलब ये कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध काल के दौरान एनसीसी कैडेट की क्या क्या योगदान है। टू मेंटेन द मोरल ऑफ पीपल, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर अपन देखते हैं, टू मेंटेन द मोरल ऑफ पीपल। सबसे पहले देखते हैं, टू गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू पीपल एंड ब्रेक द रूमर्स, टू हेल्प इन सिविल डिफेंस, टू हेल्प इन ट्रैफिक कंट्रोल, टू हेल्प इंजर्ड सोल्जर्स, गर्ल्स कैडेट हैज़ टू सर्विस फॉर नर्सिंग एंड सिग्नल्स, ठीक है। टू हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन, टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग फॉर एयर स्ट्राइक। जनता का मनोबल ऊंचा रखना, जनता को सही जानकारी देकर अफवाहों का खंडन करना, सिविल डिफेंस के सभी कार्यों में मदद करना, ट्रैफिक कंट्रोल में मदद करना, घायल सैनिकों की मदद करना। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 2 नंबर का है, क्या पूछा है, NDMA और NDRF का फुल फॉर्म क्या है। NDMA और NDRF का फुल फॉर्म क्या है, तो NDMA का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और NDRF का है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फुल फॉर्म है, 2 नंबर का है, तो दोनों का फुल फॉर्म 1 नंबर का हो गया। आगे देखते हैं, व्हाट आर द सोशल एक्टिविटीज़ इन विच कैडेट यूजुअली पार्टिसिपेट। कैडेट सामान्यतः किन किन सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। तो अपना क्या क्या है, फर्स्ट है ब्लड डोनेशन, दूसरा लिटरेसी कैंपेन, सी है डॉरी प्रिवेंशन कैंपेन अगेंस्ट डिसीजेस, श्रमदान, केयर ऑफ पेशेंट्स इन आई कैम्प। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप 6 लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी इसको लिखेंगे, पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये ना सोचें कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए दोस्तों, और भी है, 6 के अलावा भी और दिया हुआ है यहाँ पे। कंट्रोलिंग ट्रैफिक, हेल्पिंग इन नेचुरल डिजास्टर, प्लांटेशन टू स्प्रेड अवेयरनेस बाय पोस्टर मेकिंग एंड मीटिंग। इस तरीके से हिंदी में भी यहाँ पे दिया हुआ रक्तदान साक्षरता अभियान, दहेज निवारण का अभियान, बीमारियों के विरुद्ध अभियान, श्रमदान, आंखों कैंप में रोगियों की देखभाल करना, ट्रैफिक कंट्रोल, प्राकृतिक आपदा से राहत कार्य, वृक्षारोपण, समाज में जागृति पैदा करने हेतु मीटिंग, पोस्टर आदि की व्यवस्था करना। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो पॉज करिए और आप इसे नोट कर लीजिए या कि स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। आगे देखते हैं अपना क्या है इसका जो दोस्तों, ये तो कटा हुआ है थोड़ा सा, तो इसके लिए अपन बाद में बात करेंगे। पर्यावरण सेक्शन में कैडेट्स के लिए है संविधान का पालन। हाँ, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द ऑब्लिगेशन ऑफ अ गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक के मुख्य कर्तव्य क्या क्या हैं। Selfless service, to keep feeling of obligation towards the nation, to maintain and protect the government authority, to become a man of good character, to respect the rights of other people, to discourage the antisocial elements and bring them out। अब हिंदी भाई के लिए है, हिंदी भाई बहनों के लिए अपन देखते हैं। देश के प्रति निष्ठावान होना, देशभक्ति की भावना और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना, निस्वार्थ सेवा भाव रखना, देश के प्रति कर्तव्य भावना रखना, सरकारी संपत्ति की देखभाल व रक्षा करना, सच्चरित्र होना, अन्य नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना, असामाजिक तत्वों को निरुत्साहित करना व सामने लाना। आगे देखते हैं एक अच्छे नेता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, व्हाट द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। ठीक है, तो इसके क्या क्या हो सकते हैं अपन देखते हैं। सबसे पहले है ट्रूथफुलनेस, नॉट टू लाई, नॉट टू स्टील। ये कितने दोस्तों 6 नंबर का, तो आप कोई भी 6 लिखिएगा, यानी कि पूरा का पूरा 10 छापना है। मैं शुरू से बता रहा हूँ जितने नंबर का होता है सिर्फ उतने ही पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर शीट है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई भी आप जितने नंबर के उतने पॉइंट लिखना है। पहला देखते हैं ट्रूथफुलनेस, नॉट टू लाई, नॉट टू स्टील, यानी कि सत्य वचन। ट्रूथफुलनेस का मतलब होता है हाँ, तो किसी चीज़ के सत्य रखना, यानी कि झूठ नहीं बोलना है, ना कि चोरी करना है। दूसरा है ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्लियरेंस। आप शॉर्ट में लिख दीजिए, पहले में ट्रूथफुलनेस, दूसरे में ऑनेस्टी, तीसरे में प्योरिटी, फोर्थ में डिसिप्लिन, पाँचवें में सेल्फलेस सर्विस और छठवें में एलाइगेंस। तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको जो डिटेल दिया हुआ है ये लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फेयरनेस, इक्वालिटी, ट्रस्ट एंड हेल्पलेसनेस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं राइट डाउन द नेम ऑफ फॉलोइंग नेशनल सिम्बल्स। राष्ट्रीय जो आपके सिम्बल्स हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक। तो 4 अंक का है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 तो बता दिया है। राष्ट्रीय जानवर आपको पता है टाइगर, राष्ट्रीय फूल द नेशनल फ्रूट मैंगो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रीय उद्देश्य क्या क्या हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट होंगे मिनिमम। आगे देखते हैं टू डेवलप सेल्फ डिपेंडेंसी इन फील्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी, टू मेक श्योर द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, टू मैन्युफैक्चर द गुड्स फॉर वर्ल्ड मार्केट, टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मॉडर्न्स नेशन इन ऑफ विलेज एंड कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, परमाणु बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की उपलब्धता, विश्व बाजारों के लिए माल का उत्पादन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विकास का संतुलन, गांवों का आधुनिकीकरण, सड़कों से जोड़ना और विद्युतीकरण। ठीक है, इस तरीके से हमारे हो गए क्वेश्चन। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है युवा किन सामाजिक बुराइयों के लिए नहीं, यानी कि नो कहकर व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। मतलब किन बुरी चीज़ों को मना करके आप किस राष्ट्र निर्माण में लिए सहयोग दे सकते हैं। व्हाट आर द थिंग्स यूथ शुड रिफ्यूज टू डू दैट कंट्रीब्यूट इन द नेशन बिल्डिंग। आंसर देखते हैं इंटेक ऑफ ड्रग्स को लेने से मना कर सकते हैं, डाउरी यानी कि दहेज प्रथा को, टू मेक इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप। ठीक है, इलीगल असंवैधानिक या फिर कहना चाहिए कि इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप। ठीक है, और टू टेक पार्ट इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़। इस तरीके से हमारा दोस्तों हो चुका है। आगे बात करते हैं पर्यावरण के संरक्षण में कैडेट्स कैसे भूमिका निभा सकते हैं। तो देखते हैं टू प्लांट ट्रीज, वैसे देखिए व्हाट
रोल कैडेट्स कैन प्ले इन एनवायरमेंट सर्वेसन, ठीक है। इसका आंसर है टू प्लांट ट्रीज एंड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, टू इंस्पायर एंड गाइड पीपल, टू स्टॉप डिसिपेशन एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर, टू मेक प्रॉपर व प्रदूषण रोकना, कूड़े कचरे को उचित निपटान करना, लोगों को शिक्षित व जागृत करना। समाज के प्रति कैडेट्स की क्या भूमिका है? 6 नंबर का है तो 6 पॉइंट आप लिख दीजिए, या कि 3 पॉइंट। अगर ज़्यादा लिखते हैं एक एक लाइन में, मतलब एक एक पॉइंट पे 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिखते हैं, तो आप सिर्फ 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं। इस तरीके से 3 पॉइंट दिया हुआ है। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंटीग्रिटी इन society in which they live, to work for national integrity and to develop the spirit of integrity towards nation, to help in development of nation by taking others in act of development and participating yourself or by spreading the idea of development। जिस समुदाय में आप रहते हैं उसके प्रति निष्ठा की भावना का विकास करना, राष्ट्रीय अखंडता के लिए कार्य करना, राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भावना विकास करना, सक्रिय रूप से स्वयं सीधे सम्मिलित होकर अथवा विकास के विचारों के प्रसार द्वारा अन्य लोगों को विकास की प्रक्रिया में लेने के लिए मदद करके राष्ट्र के विकास में योगदान देना। इस तरीके से दोस्तों हमारे क्वेश्चन हुआ। आगे देखते हैं और जो है भू आधारित विभिन्न साहसिक गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ ग्राउंड बेस्ड एडवेंचर्स एक्टिविटीज़, तो देखते हैं रॉक क्लाइंबिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, साइकिल मोटरसाइकिल कैंपेन यानी कि चट्टानों पर चढ़ना, पर्वतारोहण करना, पदयात्रा, साइकिल व मोटरसाइकिल अभियान। आगे देखते हैं स्वच्छता का क्या महत्व है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन? हेल्थ ऑफ अवर सोसाइटी डिपेंड्स ऑन हाइजीन। हाइजीन इंक्लूड्स द हैबिट्स ऑफ पीपल, क्वालिटी ऑफ फूड एंड एयर। इफ वी लैक एनी काइंड ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आवर हेल्थ कैन बी इन्फेक्टेड, ठीक है दोस्तों। हमारे समुदाय का स्वास्थ्य स्वच्छता पर निर्भर करता है। स्वच्छता में भौतिक परिवेश की स्वच्छता, लोगों की आतिथ्य, भोजन, जल तथा वायु की गुणवत्ता आदि का भी बड़ा महत्व है। यदि इनमें से किसी भी कारक का कोई गुणवत्ता में कोई कमी आती है तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो घाव के कितने प्रकार होते हैं? कोई दो लिखना है तो इसमें 2 नंबर का है। इनसाइड वाउंड, लिक्रेटेड वाउंड, ओपन वाउंड, क्लोज्ड वाउंड, अंदरूनी घाव, पांगू घाव, गोला घाव, बंद घाव। इस तरीके से 4 हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं जो ये एडवेंचर ट्रेनिंग में है, साहसिक गतिविधि द्वारा हमारे कौन से गुण विकसित होते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ डेवलप्ड बाय एडवेंचर्स एंड एक्टिविटीज़, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अपन देखते हैं हेल्थ ऑफ बॉडी, मेंटल फिटनेस, रिस्क एपेटाइट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, डिसिप्लिन, टू प्रोटेक्ट लाइफ इन एडवर्स सिचुएशन, उत्तम शरीर स्वास्थ्य, मानसिक सुदृढ़ता, जोखिम लेने की क्षमता, खेल भावना, और टू प्रोटेक्ट लाइफ इन एडवर्स सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में लाइफ को प्रोटेक्ट करना और बनाए रखना। यह अनुशासन, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन रक्षा करना, ठीक है। आगे देखते हैं व्हाट आर द एडवेंचरस एक्टिविटीज़ इन विच नेशनल कैडेट्स पार्टिसिपेट। एनसीसी कैडेट कौन कौन से साहसिक क्रियाओं में भाग लेते हैं? ट्रैकिंग, पैरासेलिंग, हाइकिंग, माइक्रोरेल फ्लाइंग, रिवर राफ्टिंग, साइकिलिंग, रॉइंग एंड सेलिंग। तो इस तरीके से 8 दिया हुआ है। ट्रैकिंग, नौकायन, साइकिलिंग, पैरासेलिंग, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग। कोई भी अंक 3 है तो कोई भी आप 3 लिख सकते हैं। कौन कौन से साहसिक क्रियाओं में भाग लेते हैं? तो 3 है तो 3 नंबर के तो 6 लिख दीजिए आप कोई भी, ठीक है। एक सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखते हैं सच्चाई, झूठ ना बोलना। दोस्तों मैंने ऊपर बताया था यहाँ पे ट्रूथफुलनेस वाला, ऑनेस्टी वाला आप चेक कर लीजिएगा। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे 1 मिनट, ये क्वेश्चन है, 1 मिनट, ये जो है अच्छे नेता गुण, जो ये यहाँ पे इंग्लिश में है, इसका पूरा हिंदी में नीचे दिया हुआ है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ के लिख सकते हैं। मैंने आपको हिंदी में वहाँ पे बता दिया था, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कि पढ़ लीजिए, ठीक है दोस्तों, या कि स्टॉप करके पढ़ लीजिए। ब्लड डोनेशन, हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है दोस्तों। स्वच्छता कैंपेन, प्लांटेशन, ट्रैफिक अवेयरनेस रैलीज, टॉरी कैंपेन, एजुकेशन कैंपेन। तो रक्तदान, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण, यातायात नियमों जागरूकता के लिए रैलियाँ, दहेज के विरोध में अभियान, शिक्षा के लिए अभियान। इस तरीके से हो गया। आदर्श नागरिक गुण कौन कौन से होते हैं? अंक 6 है, यानी कि कोई भी आप 6 लिख दीजिए। इंटेलिजेंस, एजुकेशन, टू बी सेल्फलेस, सेल्फ कंट्रोल ऑफ द ब्लॉक, अवेयरनेस, ड्यूटीफुलनेस, फ्रेंडनेस, फॉलो ऑफ रूल्स, गुड हेल्थ, गुड यूज ऑफ वोटिंग राइट, हार्ड वर्किंग एंड इलेक्ट्रिक पैट्रियट, ठीक है।
बुद्धि, शिक्षा, निस्वार्थ होना, दलबंदी से दूर, आत्मसंयम, जागरूकता, कर्तव्य परायणता व मित्रता, कानून का पालन, उत्तम स्वास्थ्य, मताधिकार का उचित आयोग, परिश्रमी तथा परोपकारी देशभक्ति। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर और आंसर के साथ में जो आपका प्रीवियस ईयर का है। ये शायद तक बी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, पिछले साल का ही पेपर है दोस्तों। तो इसे आप रेडी करिए, हर एक एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, हर साल 2 साल में रिपीट होना रहता है और सिलेबस तो सबका सेम ही रहता है, एक आध दो में कुछ डिफरेंस आता है। तो एक साल 2 साल में इसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके फंसेंगे एग्जाम में। तो ये पार्ट 3 है दोस्तों। अगर आपने पार्ट ए और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और डिफेंस के किसी भी अपडेट के लिए, जॉब के लिए, एनसीसी के किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं धीरज राठौर मेरे YouTube चैनल डिफेंस एनसीसी में। तो दोस्तों आज से आप लोगों के लिए मैं लेकर के आने वाला हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि एनसीसी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो कि हर साल 2 साल में रिपीट होते रहते हैं। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पे। और इसके बाद ये रहेगा आपका पहला पार्ट। इसके बाद आप लोगों के लिए मैं पार्ट 2 पार्ट 3 करके आगे पार्ट 5 या 10 क्वेश्चन की सीरीज़ में लेकर के आते रहूँगा। आप लोगों को जो यहाँ पे एनसीसी का ड्रिल है, पहला टॉपिक जो होता है उस पर क्वेश्चन है आज। ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा मैंने कवर किया है, उसके बाद थियोरेटिकल क्वेश्चन कवर किया है। तो दोस्तों आगे भी जो आपके पार्ट आर्मड फोर्सेस में जैसे कि मैप रीडिंग, एफसीबीसी, जितने भी जो टॉपिक होते हैं आपके, नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, आपका हो गया कम्युनिकेशन, सारे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आऊँगा। आगे भी वीडियो देखने के लिए, पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो आपका ये रहा आज का पहला क्वेश्चन ड्रिल। आपके इसमें मैंने कवर किया है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो पहला क्वेश्चन है, दाहिने मुड़ पर ब्लैंक डिग्री का कोण बनता है। फिल इन द ब्लैंक्स में है पहला क्वेश्चन। तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। पेन कापी लेकर बैठ जाइए, आप लोग नोट करते रहिए। सलामी शस्त्र खालिस्तान को यानी कि ब्लैंक को दिया जाता है। सलामी शस्त्र किसको दिया जाता है? मेजर और मेजर रैंक से ऊंचे अधिकारी को। ड्रिल कवायद, ड्रिल को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? कवायद। अगर कवायद आ जाए तो कंफ्यूज ना हुए। 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका, ड्रिल ब्लैंक प्रकार की होती है। तो ड्रिल 2 प्रकार की होती है। धीरे चल में 4th नंबर है, धीरे चल, ये चाल बोल सकते हैं आप। धीरे चाल में 1 मिनट में कितने कदम तय किया जाता है? ठीक है, तो कितने कदम तय किया जाता है दोस्तों? 1 मिनट में 70 कदम। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है आपका है, वर्ड ऑफ कमांड के कितने भाग होते हैं? तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द वर्ड ऑफ कमांड। ठीक है दोस्तों, 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। तीनों सेनाओं का मुखिया कौन होता है? तीनों सेनाओं का जो मुखिया होता है आपको पता होगा, राष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे। 7वें नंबर में है, सामने सैल्यूट की कार्यवाही में कितने भाग में पूरी होती है? तो दोस्तों ये 4 भाग में पूरी होती है। कितने भाग में होती है? 4 भाग में पूरी होती है। प्रोसीडिंग्स ऑफ सैल्यूट्स इन फ्रंट आर कंप्लीटेड इन द 4 पार्ट। ठीक है। थंब का हुक्म, थंब का हुक्म आपका कौन से पैर पे मिलता है? बाएं, यानी कि लेफ्ट पैर जमीन पर पड़ते समय देना चाहिए। धीरे चाल में कदम की लंबाई कितनी होनी चाहिए? स्टेप लेंथ शुड बी, कितना होना चाहिए दोस्तों? 30 इंच। 30 इंच होना चाहिए। और अपना 10वां देखते हैं, 10th नंबर है, सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं? सैल्यूट ब्लैंक प्रकार की होती है। सैल्यूट कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार के सैल्यूट होती हैं। आपको पता होगा कौन कौन सा होता है। ठीक है। डबल मार्च नहीं पता होगा तो मैं आगे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, डोंट वरी। डबल मार्च में यानी कि अगर हम दुगना मार्च करें तो कदम की लंबाई कितनी होती है? कितनी हो जाती है दोस्तों? 40 इंच हो जाती है। 40 इंच हो जाती है आपकी डबल मार्च में। ठीक है, ये 11 नंबर था। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आधा दाहिने मुड़ में स्क्वाड कितना मुड़ता है? यानी कि 45 डिग्री मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि राइट अपन मुड़ते हैं तो 90 डिग्री मुड़ते हैं, लेफ्ट मुड़ते हैं तो 90 डिग्री। अगर उसमें आधा लगा देता है तो याद रखिएगा हमेशा 45। यहाँ पे दाहिने हैं, बाएं में भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद दाहिने सज में स्क्वाड ब्लैंक इंच का 1 कदम आगे बढ़ाती है। कितने इंच का दोस्तों? ये है 15 इंच का। ठीक है। द स्क्वाड इन द राइट आर्म मूव्स 15 इंच फॉरवर्ड। 14 नंबर, 14th नंबर, सावधान की स्थिति में अंगूठों के बीच का कोण कितना होता है? तो आपको पता होगा कितने डिग्री का होता है दोस्तों?
सावधान की पोजीशन में 30 डिग्री का होता है। इन द केस ऑफ कॉशन द एंगल बिटवीन द थम्स इज 30 डिग्री। पीछे मुड़ में स्क्वाड कितने डिग्री पर मुड़ती है, तो 180 डिग्री यानी कि 180। स्क्वाड इन द टर्न बैक टर्न्स एट 180 डिग्री। दोस्तों ये मैक्सिमम मैंने 15 क्वेश्चन कवर किया है ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसके सारे के आंसर आपको यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, एक लाइन से दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपके ये 15 क्वेश्चन लगभग हर बार रिपीट होते हैं। इसमें से आपके 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके फंसने तय हैं दोस्तों। ठीक है, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आगे देखते हैं, इसमें हम एक ये हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद होता है थ्योरेटिकल टाइप। थ्योरेटिकल में सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ड्रिल के सिद्धांत क्या है, ड्रिल के फायदे पर प्रकाश डालिए। यानी कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल, हाईलाइट द एडवांटेजेस ऑफ ड्रिल। तो पहले देखते हैं ड्रिल के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। स्मार्टनेस, स्टडीनेस एंड कोऑर्डिनेशन। स्मार्टनेस मतलब फुर्ती, स्टडीनेस मतलब स्थिरता आप देख सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल कर काम करना। ये आपके 3 नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद साथ में जो इसने मिला दिया ड्रिल के फायदे पर प्रकाश डालिए। अब ये जो है 3 नंबर का क्वेश्चन हो चुका, तो इसी में सिद्धांत में ही, तो इसको और 6 नंबर में बढ़ा दिया मान लीजिए। तो ड्रिल के फायदे, व्हाट इज द क्या एडवांटेजेस क्या क्या होंगे ड्रिल के। ड्रिल में मिलकर काम करने व हुक्म मानने की आदत पड़ती है। ड्रिल में ऑफिसर्स, कैडेट्स और सिपाही को कमांड व कंट्रोल सिखाती है। ठीक है, ड्रिल ड्रेस पहनना और चलना फिरना सिखाती है। ड्रिल से अनुशासन और मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे यहाँ पे, कैडेट्स जो है हमारे, ड्रिल हैज़ अ हैबिट ऑफ वर्किंग टुगेदर एंड ओबेइंग कमांड्स। सेकेंड है ड्रिल टीच कमांड एंड कंट्रोल टू ऑफिसर, कैडेट्स एंड सोल्जर्स। ड्रिल टीच टू वियर ड्रेस एंड वॉक। एंड फोर्थ है ड्रिल फर्दर स्ट्रेंथनर डिसिप्लिन। दोस्तों ये आप नंबर के हिसाब से लिखेंगे, जैसा कि आपने देखा ड्रिल के सिद्धांत आपने लिख दिया। अगर यह 5 नंबर में आता है तो ये 3 नंबर का ऊपर का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल हो गया, और जो फायदे आप सिर्फ 2 लिखिएगा, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। और आपको आंसर किस में करने हैं, पॉइंट वाइज। जैसे मैं देखा, आपने देखा जैसे सामने मैंने क्या पॉइंट वाइज यहाँ पे आंसर बना के रखा है, तो आपको पॉइंट वाइज आंसर देना है। तो दोस्तों ये रहा आपका 15 ऑब्जेक्टिव टाइप और एक था थ्योरी क्वेश्चन। इस तरीके से दोस्तों अब मैं ये रहा आज का पहला पार्ट है, और अगले पार्ट में मैं वीडियो आगे के क्वेश्चन ड्रिल करके, ड्रिल का जो टॉपिक है आपका ड्रिल का लेकर के आऊँगा। तो आपका ड्रिल का टॉपिक अगले पार्ट में मैं ख़त्म करूँगा, उसके बाद नया टॉपिक। दोस्तों किसी भी डिफेंस की अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपका जो आज का पार्ट 1 है ड्रिल का, इसका PDF दोस्तों मैं अपने किस पे इसमें टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आप अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करके, इंस्टाग्राम पे लिंक पर क्लिक करके, और यूट्यूब, फेसबुक सारे पे आप लिंक पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम के जरिए मिल जाएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का, धीरज राठौर, मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एनसीसी पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं ड्रिल का पार्ट 2 एनसीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हर साल या 2 साल में रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने ड्रिल का ये पहला पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, या वीडियो के नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जो होगा लिंक, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका ये रहा थ्योरेटिकल दूसरा सवाल। पहला सवाल मैंने पार्ट 1 में करवा चुका है, तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपका। लाइन तोड़ और विसर्जन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉलिंग आउट एंड डिसमिस। आपका उत्तर होगा लाइन तोड़। लाइन तोड़ के आदेश पर दाहिने मुड़ते हैं और लाइन तोड़ते हैं। लाइन तोड़ परेड की समाप्ति ना होकर एक विराम है। और विसर्जन क्या होता है, विसर्जन के आदेश पर दाहिने मुड़कर सैल्यूट करते हैं, 2 या 3 कदम आगे चलकर लाइन तोड़ते हैं और परेड ग्राउंड को तीव्रता से छोड़ देते हैं। आगे इंग्लिश मीडियम के कैडेट्स देखेंगे इंग्लिश में, लाइन तोड़, फॉलिंग आउट, ऑन द ऑर्डर ऑफ ब्रेकिंग द लाइन, टर्निंग राइट एंड फॉलिंग आउट। उसके बाद फॉलिंग आउट इज अ स्टॉप रादर देन द एंड ऑफ परेड। डिसमिस, ऑन द ऑर्डर ऑफ डिसमिस, टर्न राइट एंड सैल्यूट। फॉलिंग आउट बाई गोइंग 2 and 3 steps ahead and leaving the ground parade quickly. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे का प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो खुली लाइन और निकट लाइन किसे कहते हैं, इन दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज एन ओपन ऑर्डर एंड क्लोज ऑर्डर मार्च। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू।
ओके दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो एक बार फिर से पढ़ लें आप। इसका आंसर देखते हैं हम आगे। जो खुली लाइन है, खुली लाइन में केवल आगे और पीछे की लाइनें बाजुओं पर नियंत्रण करते हुए 2 कदम शीघ्रता से आगे की लाइन आगे और पीछे की लाइन पीछे 2 कदम लेंगी। बीच की लाइन कोई हरकत नहीं करती है। निकट लाइन, निकट लाइन में पीछे की लाइन आगे और आगे की लाइन पीछे कदम लेंगी। बीच की लाइन कोई हरकत नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा खुली लाइन और निकट लाइन होता है। दोस्तों आगे देखते हैं इंग्लिश मीडियम के कैडेट्स के लिए। ओपन ऑर्डर, द only the front and back lines in the open order taking control of 2 steps quickly. The line will take 2 steps back and forth. The middle line will not do any movement. Close order. Back line and front line the line will move backwards and the middle line will not do. दोस्तों इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में ओपन ऑर्डर और क्लोज ऑर्डर हो चुका है, खुली लाइन और निकट लाइन। दोस्तों इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को नीचे लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल ही इसका PDF आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निकट लाइन यानी कि क्लोज ऑर्डर की ज़रूरत कब पड़ती है? निकट लाइन जरूरत कब पड़ती है? व्हेन इज़ द नीड ऑफ क्लोज ऑर्डर मूवमेंट। आंसर क्या है? जब निरीक्षण हो जाता है तो मार्च करने से पहले निकट लाइन की कार्रवाई की जाती है। जब निरीक्षण हो जाता है तो मार्च करने से पहले निकट लाइन की कार्यवाही की जाती है। आफ्टर इंस्पेक्शन व्हेन द ग्रुप इज रिक्वायर्ड टू मार्च क्लोज ऑर्डर इज डन। ठीक है दोस्तों, ये 2 नंबर या 3 नंबर में आपका क्वेश्चन पहुंच सकता है, पूछा जा चुका है 2019 में। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका, ड्रिल में बुरी आदतें क्या क्या हैं? ड्रिल में बुरी आदतें, आपको बताया था मैंने पहली वीडियो में, ड्रिल को हिंदी में कवायद भी कहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि कवायद में बुरी आदतें क्या क्या हैं तो कंफ्यूज ना हो। व्हाट आर बैड हैबिट्स इन ड्रिल? आंसर है आपका आँख का घुमाना, ठीक है, रोलिंग ऑफ आइज, कूदना एवं फुदकना, होपिंग एंड जंपिंग, पाँव को घसीट कर चलना, ड्रैगिंग ऑफ फुट, एड़ियों को टकराना यानी कि क्लिकिंग द हील्स। ठीक है दोस्तों, ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है। अगर 2 नंबर में पूछे तो 2 पॉइंट लिख सकते हैं, 3 में पूछे तो 3, 4 में लिखे तो 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये देखिए, ये सावधान पोजीशन में क्या क्या देखा जाता है? सावधान पोजीशन में देखने लायक क्या क्या बातें होती हैं? ठीक है दोस्तों, व्हाट ऑल इज चेक्ड इन सावधान पोजीशन? व्हाट ऑल इज चेक्ड इन सावधान पोजीशन? उत्तर है आपका दोनों एरिया, यहाँ पे एड़िया हैं, अपन चेंज कर लीजिएगा आप, दोनों एड़ियाँ मिली हुई और पंजों का एंगल 30 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, दोनों घुटने कसे हुए हों, दोनों घुटने कसे हुए हों, दोनों बाजुएं दाहिने और बाएं तरफ सीधे और मुट्ठी कुदरती तौर पर बंद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, पेट खींचा हुआ, छाती उठी हुई, कंधे पीछे खींचे हुए, चिन्ह ऊपर की ओर, निगाह सामने की ओर होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम कैडेट्स, हील्स ज्वाइंट टुगेदर एंड एंगल ऑफ टो 30 डिग्री, बोथ आर्म्स स्ट्रेट एंड ऑन द साइड्स एंड द फिस्ट इज क्लोज्ड, बोथ नीज टाइट, स्टमक पुल्ड इन, चेस्ट आउट, चिन अप एंड हेड स्ट्रेट। इस तरीके से आपका ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। जितने नंबर का क्वेश्चन है सिर्फ आपको उतने ही पॉइंट लिखने हैं और आंसर आपको हमेशा पॉइंट में ही देने हैं ताकि आपको सॉलिड मार्किंग मिल सकेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, ड्रिल में दिए जाने वाले 4 वर्ड ऑफ कमांड लिखें, यानी कि कवायद में दिए जाने वाले कोई 4 वर्ड ऑफ कमांड। राइट 4 वर्ड ऑफ कमांड्स टू बी गिवन इन द ड्रिल। दोस्तों यहाँ पे मैंने कितने 8 वर्ड ऑफ कमांड डाले हैं, इसमें से आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। जितने नंबर का क्वेश्चन पूछे, जितने क्वेश्चन में बोला जाए सिर्फ उतना ही आंसर दें आप। ठीक है, तो ये आंसर शीट जो ऑफिशियल था उसमें जितना था मैंने लिख दिया है, आप लोगों को सिर्फ 4 लिखने हैं। फर्स्ट है सावधान और विश्राम, दाहिने मुड़ या बाएं मुड़, पीछे मुड़ या आगे मुड़, दाहिने देख या बाएं देख, तेज चल या धीरे चल, और थम, खुली लाइन चल या निकट लाइन चल,
लाइनबंद, सज्जा और विसर्जन। ओके, दाहिने सैल्यूट, बाएं सैल्यूट या सामने सैल्यूट। इस तरीके से आपका वर्ड ऑफ कमांड 8 पूरा हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो मैंने यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आंसर आपके हैं तो मैंने किस में लिखा है, देवनागरी लिपि में, यानी कि आप सावधान और विश्राम ऐसा है, आप एज इट इज ऐसा ही लिख दें, आंसर आपको पूरा मिलेगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐसे लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे ही लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले ऐसा लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा ये आज का ड्रिल का जो सेशन है, जो आपके टॉपिक में ड्रिल है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अगला वीडियो जो लेकर के आऊँगा मैप रीडिंग या फिर FCBC पे होगा। इस तरीके से मैं कंटिन्यूसली हर एक टॉपिक को कवर करूँगा, या फिर वेपन ट्रेनिंग का हो सकता है। तो अगली वीडियो 1 या 2 दिन के अंतराल में आ जाएगी। वीडियो को पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं धीरज राठौर आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिफेंस एनसीसी पे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं पार्ट 3, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन और आंसर जो मैं हमेशा लेकर के आता हूं, उसका ये पार्ट 3 है। आपने अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, और आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ड्रिल के कुछ क्वेश्चन बच रहे थे, कुछ रिवीजन के तौर पे भी हैं। तो पहला अपन फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान देखते हैं। धीरे चल में कदम की लंबाई कितनी होती है? मैंने आपको बताया था कितनी इंच होती है, 30 इंच होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक आदेश मानने की आदत डालता है। ब्लैंक इंड्यूस द हैबिट ऑफ ओबिंग ऑर्डर्स, क्या डालता है? ड्रिल। आपका आंसर होगा ड्रिल। आप लोग लिखते जाइए दोस्तों, पेन कॉपी निकाल लीजिए, साथ में नोट करते जाएं। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, सैल्यूट ब्लैंक प्रकार के होते हैं। तो सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो 3 प्रकार हैं सैल्यूट के, वो होते हैं नेशनल सैल्यूट, जनरल सैल्यूट और सलामी शस्त्र। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप पेन कॉपी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है, खुली लाइन चल के आदेश पर स्क्वाड क्या एक्शन लेता है? वॉट एक्शन इज टेकन बाई स्क्वाड ऑन ऑर्डर खुली लाइन चल। इसका आंसर मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 में बता चुका है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वॉट विल द स्ट्रेंथ ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? गार्ड ऑफ ऑनर की स्ट्रेंथ राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए कितनी होती है? इसका आंसर आगे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका क्या है? तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, नेशनल सैल्यूट, जनरल सैल्यूट और सलामी से किस ओहदेदार को दिए जाते हैं? चलिए इनका आंसर देखते हैं। पहला और दूसरा का मैंने आंसर बता रखा है, तो थर्ड में देखते हैं। ठीक है, हिंदी में बताता हूँ, इंग्लिश वालों के लिए सामने लिखा है, वो पढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति जो होता है उसकी 150 रैंक और फाइलें होती हैं, जो कि 3 बराबर भागों में बटी होती हैं। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए 100 रैंक की फाइल होती हैं, उसमें क्या होता है? 2 इक्वल यानी 2 बराबर भागों में बटे होते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल सैल्यूट, यानी कि नेशनल सैल्यूट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति और भारतीय राज्यों के राज्यपालों को उनके क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। जनरल सैल्यूट जो है मेजर जनरल और उससे ऊपर के अधिकारियों को दिया जाता है। सलामी शस्त्र और अदर डिग्निटरीज, जो और भी जो इसके अलावा जितने महानुभाव बसते हैं, गेस्ट होते हैं, उनको क्या दी जाती है? सलामी शस्त्र। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका आंसर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो बहुत फास्ट है, तो आप राइट साइड में 3 डॉट्स उसमें क्लिक करके स्पीड मैनेज कर सकते हैं। अगर लगता है स्लो है तो फास्ट कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं लगता है तो नॉर्मली देखते रहें, नोट डाउन करते रहें। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्रिल के उद्देश्य या मकसद क्या है? वॉट आर द एम्स एंड मोटिव्स ऑफ ड्रिल? इट इज़ बेसिक ऑफ डिसिप्लिन, इट इज़ टीम वर्क टू ओबे द ऑर्डर्स एंड रिस्पेक्ट टू सीनियर्स, ड्रिल टीच कमांड एंड कंट्रोल टू ऑफिसर, JCUs and NSUs, development of self-confidence, correct wearing of dress, talking, walking and standing are also part of learning on drill. Drill shows morale of a unit and contingent. इसी को हम हिंदी में देखते हैं, ड्रिल अनुशासन का मूल या बुनियाद है। ठीक है। ड्रिल टीम को काम सिखाता है और वरिष्ठों के आदेशों और सम्मान का पालन करवाता है। ठीक है दोस्तों। ड्रिल अधिकारियों, JCO और NCO को आदेश और नियंत्रण सिखाता है, आत्मविश्वास का विकास करता है, पोशाक का सही पहनना,
सिखाता है। बात करना, घूमना और खड़े रहने भी ड्रिल को सीखने का हिस्सा है। ठीक है, ड्रिल एक इकाई आकस्मिक का क्या है, मनोबल दिखाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट, वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग के सारे क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक से शुरुआत करते हैं। द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल इज़ 25 यार्ड। ठीक है, तो आपका जो हिंदी वाले लिखेंगे .22 राइफल का कारगर रेंज क्या होता है, आंसर होगा 25 यार्ड्स यानी कि 25 गज। मीटर में अगर पूछता है तो 23 मीटर लिखेंगे। दूसरा है द कैलिबर ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल का कैलिबर कितना होता है, तो आंसर है .22 अ टारगेट ऑफ ब्लैंक साइज इज़ यूज्ड फॉर फायरिंग फ्रॉम 25 यार्ड्स। जो आपका लक्ष्य होता है वो 25 गज से दूर में मापने के लिए आपका टारगेट कितना होना चाहिए, तो वो हो गया 1 फुट चौड़ाई 1 फीट लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो 1 फुट का स्क्वायर कहला जाता है। समझ गए। अपना डी नंबर में द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ .22 राइफल इज़ 5 राउंड पर मिनट। तो आपका जो रेट ऑफ फायर है पर मिनट वो कितना होता है .22 राइफल का, सामान्यतः 5 राउंड होता है। ठीक है दोस्तों, ई नंबर में देखते हैं एलिवेशन इज गिवन इन ऑर्डर टू बैलेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेविटेशन। आगे देखते हैं 25 गज से फायरिंग करने के लिए 1 गज 1 साइज का टारगेट लगाया जाता है। ठीक है, गोली चलाते समय गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करने के लिए एलिवेशन दिया जाता है, मैंने पहले बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले बोला अगर फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए या फिर स्पीड मैनेज कर लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइफल को किस प्रकार से लोड, कॉक और अनलॉक किया जाता है। आंसर है राइफल के बोल्ट को पीछे खींच के आगे पुश करो ताकि राउंड चैम्बर में लोड हो जाए। ठीक है, दूसरा है अनलोड करने के लिए बोल्ट को पीछे खींचो ताकि फिर के हुआ राउंड बाहर निकल जाए। ठीक है दोस्तों, ये आपका 4 नंबर में कंप्लीट हो जाएगा आंसर। 2 नंबर का पहला वाला, 2 नंबर का दूसरा वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइफल से फायर करने की स्थितियाँ लिखो। राइट डाउन द पोजीशन ऑफ राइफल फायरिंग। तो ये कितने नंबर में आ सकता है, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जो भी आएगा आपको जितने नंबर में आए उतना पोजीशन लिखे। ठीक है, तो पहला है लाई डाउन, सिटिंग, ऑन नी, सिटिंग, स्टैंडिंग। पहले क्या है, लेट कर यानी कि ले डाउन, लाई डाउन। ठीक है, दूसरा है सिटिंग ऑन नी, उसके बाद सिटिंग एंड स्टैंडिंग, लेट कर घुटने के बल, बैठ कर खड़े होकर। ठीक है दोस्तों, ये आपका 4 नंबर में कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइफल को साफ करने के लिए क्या क्या चाहिए। राइट डाउन द नेम्स ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड टू क्लीन राइफल। ठीक है, फर्स्ट है चिंदिंग, पुल थ्रो, पुल थ्रू कहते हैं इसे, पुल थ्रू, ऑयल, क्लॉथ, चैम्बर, ग्राउंड सीट। चिंदी, पुल थ्रू, तेल, कपड़ा, चैम्बर, ग्राउंड सीट, ये आपके क्या क्या है, रिक्वायर्ड थिंग्स है क्लीन टू राइफल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। राइफल के 8 मुख्य भाग लिखें, यानी कि राइट द नेम्स ऑफ 8 मेन पार्ट्स ऑफ राइफल। ध्यान देना दोस्तों, इसमें कोई राइफल का नेम नहीं बोला कि .22 का, 7.62 का, आप किसी भी राइफल का मुख्य भाग लिख सकते हैं, कोई 8 है ना। अपन लिखते हैं यहाँ पे बट प्लेट, बट बैरल, ट्रिगर गार्ड, मैगजीन, ट्रिगर, सेफ्टी कैच, फोर साइड ट्रिगर, बैक साइड, ब्रिज ब्लॉक। ठीक है, और उसके बाद है पिस्टन ग्रिप, गैस सिलेंडर और कॉकिंग हैंडल। इस तरीके से आपके कितने, ये हैं 12 पॉइंट, आप कोई भी 8 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में। एनसीसी में फायरिंग का दर्जा और ऊंचा कैसे किया जा सकता है। हाउ कैन द स्टैंडर्ड ऑफ फायरिंग बी फर्दर इम्प्रूव्ड इन एनसीसी। बेटर फैमिलियराइजेशन विद वेपन, मोर ड्राई प्रैक्टिस, बेटर इंस्ट्रक्शनल, मोटिवेटेड कैडेट्स। ठीक है, हथियार से अच्छी जानकारी, अधिक पूर्वाभ्यास, अच्छी सिखलाई, प्रोत्साहित कैडेट। ठीक है दोस्तों, ये 6 नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन, ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ऐसे देखिए छोटे छोटे आंसर जो हैं आपके 6 नंबर 6 नंबर्स में जाते हैं। ध्यान दीजिए, अच्छे क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों आपको पता है कि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप लोग को मेहनत नहीं लगता है लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाने में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हथियार की सफाई कब की जाती है। व्हेन इज वेपन क्लीनिंग कैरिड आउट। आंसर है नॉर्मल क्लीनलीनेस, डेली, वीकली एंड क्वार्टरली। बिफोर फायरिंग,
आफ्टर फायरिंग, आम सफाई, दैनिक, साप्ताहिक एवं चौमासिक। फायरिंग से पहले और फायरिंग के बाद इस तरीके से आपकी सफाई की जाती है हथियारों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। ठीक है, SLR का फुल फॉर्म होता है सेल्फ लोडिंग राइफल, LMG लाइट मशीन गन, लाइट मशीन गन, MPI मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, HAT होल्डिंग एमिंग ट्रिगर ऑपरेशन, होल्डिंग एमिंग ट्रिगर ऑपरेशन। इंसास इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, WT वेपन ट्रेनिंग। और ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका ये मेन फुल फॉर्म हो चुका है। आगे देखते हैं। लिस्ट ऑफ 6 सपोर्टिंग वेपन्स ऑफ इन्फेंट्री बटालियन, 81 mm मोटार, 80 GM, AGL, MMG, 84 mm RL एंड 51 mm। इसके फुल फॉर्म याद रख लीजिए। 80 GM का है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, और AGL का आपके लिए क्वेश्चन है, आप होमवर्क करिए, AGL का ढूंढ के नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। MPI मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय MPI? MPI से आप क्या समझते हैं? फायरिंग के दौरान ये जानना जरूरी है कि जब हम कभी भी एक से ज़्यादा गोली फायर करते हैं जिनके शिस्त, एम्यूनिशन, वेपन या फायरिंग कंडीशन समान है, तो सभी गोली टारगेट पे एक ही जगह नहीं लगेंगी। इसमें एक पैटर्न बनता है और इसके कई कारण हो सकते हैं। एक ग्रुप बनाने के लिए 5 गोली जो कि एक साथ और एक ही एमिंग पॉइंट पर फायरिंग की हों को लिया जाता है, यानी कि एक ही पॉइंट पर जो कि होती हैं उनको लिया जाता है। इन 5 गोलियों के ग्रुप का केंद्र बिंदु यानी कि सेंट्रल पॉइंट को ग्रुप के मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट यानी MPI कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन अगर आपको 5, 6 या 4 नंबर में आता है तो आप कैसे लिखना होगा। इस तरीके से हमारे वेपन ट्रेनिंग का लगभग सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको इसी तरीके से पढ़ाई करती रहनी है, अच्छे एग्जाम की तैयारी करती रहनी है आपको BA सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट के लिए। दोस्तों, अगले पार्ट का अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।